और यूक्रेन का मारिउपोल शहर इस वक्त महायुद्ध का एपिक सेंटर बना हुआ है। सबसे ज्यादा ऑपरेशन इसी शहर में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बम और मिसाइल अटैक भी इसी शहर पर हो रहे हैं। रूस की सेना ने मारिउपोल शहर पर कब्जे का दावा कर दिया है। वजह है यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड के 1026 सैनिकों का सरेंडर। तो आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से धोखा कैसे हो गया है, या क्या यूक्रेन की बदनाम ब्रिगेड बेईमान निकली है? यह रिपोर्ट आप देखिए। मारिउपोल का वीरान शहर इससे पहले अपना मुंह खोल पाता, अपने गम बांटने की कोशिश करता, दुनिया को अपने आंसू दिखा पाता। उससे पहले रूसी टैंकों ने टूटे बिखरे शहर को दहला दिया। पुतिन के टैंकों ने एक एक कर 9 धमाके किए। दिन हो या रात, यूक्रेन के मारिउपोल पर बमों और मिसाइलों की बरसात हो रही है। मारिउपोल की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं धुआं हो चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ से मारिउपोल पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट है। हर गली, हर सड़क पर युद्ध अपना तांडव दिखा रहा है। हर तरफ रूस के टैंक घूम रहे हैं। रूस ने जिस इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, अब रूस उससे बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है। पुतिन की सेना ने पहले मारिउपोल शहर की घेराबंदी की, हमले की, तबाही और बर्बादी की, और अब हमलों को और बढ़ा दिया। यूक्रेन के कोने कोने में रूस बमों और मिसाइलों से हमला कर जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। यूक्रेन की इमारतें जल रही हैं, खंडरों में तब्दील हो रही हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन मारिउपोल पर ना तो कभी हमले रुके थे और ना अब हमलों में कमी आ रही है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में शहर में हर जगह आग और धुआं ही नजर आ रहा है। शहर की हर इमारत को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। हर जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज की इन तस्वीरों में हर जगह खतरा ही खतरा है। मारिउपोल हो या खेरसन, हर शहर के बाहर रूस विनाश का सामान पहुंचा चुका है। मारिउपोल शहर के अंदर चारों तरफ इस वक्त रूसी फौज है। लगभग 2 महीने से ये शहर ऐसे ही घिरा हुआ है। जैसे जैसे रूस की बख्तरबंद गाड़ियां मारिउपोल शहर के सेंटर तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे रूस का नए इलाके पर कब्जा हो रहा है, हजारों गाड़ियों में सवार लोग परिवार के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ तबाही है, हर तरफ लाशें हैं। Не удается. Сами видите, какая ситуация в городе. Очень много погибших. И, к сожалению, всех пока убрать не получается. Но они будут захоронены, как положено, со всеми полагающимися почестями. Можно подойти чуть ближе.
मारियुपोल का संकट इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। यहाँ आबादी के चारों तरफ मिसाइल है, बड़े बड़े धमाके हैं और वो गोलियों की बौछार है जो यूक्रेन और रूस की फौज के बीच बरसाई जा रही है। हजारों लोग मारियुपोल में मर चुके हैं, हजारों घायल हैं, लेकिन वो इतने किस्मत वाले नहीं। मारियुपोल तो नहीं, लेकिन बाकी यूक्रेन में जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए नेटो मदद कर रहा है। इस युद्ध से मानवीय संकट कितना बड़ा पैदा हुआ है उसका अंदाजा लगाइए। यूक्रेन से करीब 50 लाख शरणार्थी इस वक्त यूरोप में आसपास के मुल्कों में पहुंचे हुए हैं। स्लोवाकिया में 3 लाख, हंगरी में 4 लाख, रोमानिया में 7 लाख, मोल्दोवा में 4 लाख, बेलारूस में 21,000 लोग पहुंचे हैं, जबकि रूस में यूक्रेन के 4.5 लाख लोग आसरा लिए हुए हैं, जो डॉनबास रीजन से ही भागकर वहां गए हैं। इस बीच पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियुपोल में यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों के सरेंडर का दावा किया। मारियुपोल को जीतने के लिए रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारियुपोल पर कब्जा करने की सनक ऐसी है कि कादिरोव ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को जंग में उतार दिया। करीब 1.5 महीने से जारी युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया कि मारियुपोल के ज्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा हो गया। ऐसे में कादिरोव का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के माथे पर पसीना ला सकता है, क्योंकि कादिरोव ने दावा किया कि यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने चेचन फोर्स के आगे सरेंडर कर दिया। रूस समर्थक अलगाववादियों के नेता डेनिस पुशिलिन ने एक और दावा किया। पुशिलिन के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी ताकतों ने मारियुपोल के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। सरेंडर की खबरों को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि यूक्रेन मरीन फोर्स की 36वीं ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मरीन फोर्स ने साफ साफ कहा है कि उनके पास रूस की सेना से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचा है। Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток, окруженные на территории завода Ильича, остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пытались с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Уничтожено 3 украинских танка, 5 боевых машин пехоты, 7 автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. मारियुपोल में भयानक संग्राम। यूक्रेन के सैनिकों का सरेंडर। क्या घुटनों के बल आया यूक्रेन? मारियुपोल को मात दी जा चुकी है, यूक्रेन को हराया जा चुका है। ऐसा कहने से पहले ब्रिटेन यूके ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के पूर्व कमांडर जनरल सर रिचर्ड बेरेंस को सुनिए, जो साफ साफ दावा कर रहे हैं कि रूस अपने हमले और तेज करने वाला है। The Russians will try to encircle the Donbass from the north and the south concurrently, and that gives the Ukrainians a much bigger challenge. As to the outcome, it's finely balanced right now, because if the Russians learned the lessons of their failure so far and could concentrate more force and could connect their air force to the ground forces better and could sort their logistics out, then they might start to overwhelm the Ukrainian positions eventually, although I still think it would be a battle of enormous attrition. दरअसल भूगोलिक रूप से मारियुपोल बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद ये रूस के लिए अहम हो गया है।
रूस लगातार अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में मौजूद अलगाववादियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कीव से पीछे हटने के बाद पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी वो इलाका जहां रूस का दबदबा है उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियुपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। ऐसे में अगर मारियुपोल पर कब्जा हो जाता है तो रूस के पास काला सागर से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा और वो दुनिया से कट जाएगा। The difference here could be that some of the ground in that part of Ukraine is flatter and more open, so less wooded. So the sort of ambush tactics the Ukrainians were highly successful with around Kiev may not apply in the Donbass. And if the Russians were capable of maneuvering their armor, so tanks, armored infantry, and armored artillery at speed, they could get behind the Ukrainian position. So I think this is finely balanced, and it is going to be a much harder, bigger fight than we've seen so far. 1.5 महीने से ज्यादा चल चुके यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि कीव से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है। जाहिर है पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा यूक्रेन युद्ध में अभी तक नहीं हुआ है। आसान शब्दों में कहा जाए तो रूस जैसी मजबूत फौज को यूक्रेन में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब तक यूक्रेन की जंग पहले दौर में थी, नए जनरल के साथ ये दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें डॉनबास के अंदर यूक्रेन अपनी जमीन वापस पाने के लिए और पुतिन डॉनबास पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में रूसी सेना अपने नए जनरल अलेक्जेंडर डबोर्निकोव के बनाए रोड मैप पर काम कर रही है, हमले कर रही है। साफ है मारियुपोल वो शहर है जिसे रूस 1 महीने से घेरकर भयंकर युद्ध कर रहा है, जहां शहर के एक कोने पर कब्जा करने के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में रूस वहां जीत से कम कुछ नहीं चाहेगा, जिससे पुतिन की कोई इज्जत भी वापस मिलेगी और जंग में जीत का पहला तमगा भी मिल जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जब शुरू हुई थी तब यह माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में रूस के शक्तिशाली हथियारों के आगे यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध को करीब 50 दिन हो चुके हैं और जंग अब तक भीषण बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रही है? वो कौन सी नीति है जिसके बूते यूक्रेन युद्ध में अब तक बना हुआ है? इन सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। जो रूस इस मुगालते में था कि वो चंद दिनों के भीतर यूक्रेन को धूल में मिला देगा, वही यूक्रेन इन देशों के रक्षा कवच के बूते न सिर्फ युद्ध में टिका हुआ है, बल्कि रूस को कई मोर्चों पर बराबर की टक्कर दे रहा है। यूक्रेन को भेजी गई मदद की ताजा तस्वीरें पोलैंड से आई हैं, जहां जर्मनी के टैंक मालगाड़ियों के जरिए यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। हावित्जर तोपों की ये कतार रूस से लोहा लेने के लिए पोलैंड की धरती पर पहुंची है, जहां से सीधे ये टैंक यूक्रेन रवाना कर दिए जाएंगे। यूक्रेन के लिए जर्मनी से आई ये मदद कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए हावित्जर की खासियत समझनी होगी। इन तोपों को दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। तोप की मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। दुनिया में किसी भी तोप की मारक क्षमता इतनी नहीं है। जंग की स्थिति में ये तोप दुश्मनों के हमले से भी बच सकती है। ये तोप 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। ये तोप बेहद भरोसेमंद और मजबूत है। इसे मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है।
इतना ही नहीं, ये तोप खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर सकती है। जर्मनी की ही तरह यूरोपीय देश स्लोवाकिया भी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद भेज चुका है। हालांकि स्लोवाकिया के पीएम ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना युद्ध में शामिल होना नहीं है, बल्कि इनका मकसद यूक्रेन के नागरिकों की जान बचाना है। Tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu. इससे पहले चेक रिपब्लिक भी यूक्रेन को T-72 टैंकों की मदद भेज चुका है। चेक रिपब्लिक का यह भी कहना है कि भविष्य में भी यूक्रेन को जरूरत के मुताबिक हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि चेक रिपब्लिक यूक्रेन को हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई करना जारी रखेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि चेक रिपब्लिक ने जिस T-72 टैंक को यूक्रेन भेजा है वो कितना घातक साबित हो सकता है। ये टैंक बेहद हल्के होते हैं। इन टैंकों से 780 हॉर्स पावर पैदा होती है। ये न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। ये टैंक बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपना बचाव कर सकता है। ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इन टैंकों से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक ट्रैकर के चलते ये दुश्मन टैंकों को ट्रैक भी कर सकता है। वहीं चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक यूक्रेन को $45 मिलियन की कीमत का मिलिट्री से जुड़ा साजो सामान यूक्रेन पहुंचाया जा चुका है। उधर नेटो के ही सदस्य देश एस्टोनिया ने भी D-30 हावित्जर तोपों की खेप यूक्रेन भेज दी है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने बॉडी आर्मर समेत युद्ध से जुड़े दूसरे साजो सामान भी भेजे हैं। उधर अमेरिका की तरफ से भी लगातार यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हथियारों की जो खेप भेज रहा है उसकी कीमत 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इस मदद के तहत यूक्रेन को गोला बारूद के साथ बॉडी आर्मर भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल और हावित्जर तोपों की बड़ी खेप भी यूक्रेन को मिलने जा रही है। जाहिर है, पश्चिमी देश और यूरोप जिस तरह से लगातार यूक्रेन को मदद देने में जुटे हुए हैं, उससे इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी रूस की मुश्किलें आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद का ये रक्षा कवच जंग में उसके टिके रहने की ताकत बन रहा है।